गुड मॉर्निंग भारत, गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षांत समारोह में कहा कि उच्च शिक्षित भी अब आतंक फैलाने वालों में शामिल हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक अहम पड़ाव करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि अब पुरानी बेड़ियों को तोड़ने में साथ ही विद्यार्थियों को उनका सामर्थ्य दिखाने की पूरी आजादी देती है। उन्होंने छात्रों से कहा, उनका ज्ञान और कौशल समाज और देश को गौरवान्वित भी कर सकता है, तो वह समाज को बदनामी भी बर्बाद के दी के अंधकार में भी ढकेल सकता है। वहीं विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इतिहास और वर्तमान में ऐसे उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा, आप देखिए, जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी उच्च शिक्षा और कौशल वाले लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात प्रयोगशालाएं में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर नीयत साफ है और निष्ठा मां भारती के प्रति है, तो हर निर्णय किसी न किसी समाधान की तरफ ही बढ़ेगा। उन्होंने कहा, आज भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, यह भी पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ्य दिखाने की पूरी आजादी देती है। यह शिक्षा नीति आपको अलग अलग विषयों को पढ़ने की आजादी देती है। यह शिक्षा नीति आपको अपनी भाषा में पढ़ने का विकल्प देती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति उद्यमिता और स्वरोजगार के साथ ही शोध और नवोन्मेष को भी बढ़ावा देती है। उन्नाव कांड में नाबालिग और साथी गिरफ्तार हो गए। आपको बता दें, उन्नाव कांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। उन्नाव में 2 दलित लड़कियों के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पड़ोस के गांव के निवासी एक युवक और उसके घर नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कांड में पीड़ित तीसरी लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं लखनऊ रेंज की पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने शुक्रवार को बताया कि उन्नाव जिले के असोहा इलाके के बबरुआ गांव के बाहर 2 किशोरियों की संदिग्ध परिस्थितियों के मौत के मामले में पड़ोस के गांव पाठकपुर के निवासी युवक विनय और उसके एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह वारदात एक तरफा प्रेम प्रसंग को लेकर भी हुई है। बडगाम और शोपियों में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। आपको बता दें कि बडगाम और शोपियों में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम शोपियों जिले में मुठभेड़ की अलग अलग घटनाओं में 3 अज्ञात आतंकी मारे गए हैं। एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया है। वहीं अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के 2 साथी भाग निकले। उन दोनों को गोली लगी है। उनकी तलाश के सवान दस्ते को लगाया गया है। आपको बता दें कि तीनों आतंकी मार गिराए गए और दक्षिण कश्मीर के आतंकी गाजी के साथ थे और लश्कर के संगठन TRF का हिस्सा थे। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों के छिपे होने के बारे में गुप्त सूचना मिली है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले के बीरवा इलाके के जानिगम गांव की घेराबंदी कर तलाश जारी कर दी है। आपको बता दें, श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ और 2 पुलिसकर्मियों की भी हत्या हो गई। श्रीनगर में उच्च सुरक्षा वाले हवाई अड्डे मार्ग पर बगत इलाके में शुक्रवार को आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों ने दोनों पुलिसकर्मियों को बेहद करीब से गोली मारी। मारे गए पुलिसकर्मी की पहचान कांस्टेबल सोहेल मोहम्मद के रूप में हुई है। टूल किट मैटर केस में दिशा और रवि को 3 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली की एक अदालत ने किसानों के प्रदर्शन से संबंधित टूल किट सोशल मीडिया पर साझा कर आरोप में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि टूल किट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा की खिलाफ दर्ज प्राथमिक के बारे में मीडिया से आई कुछ खबरें सनसनीखेज और पूर्वाग्रह से ग्रस्त रिपोर्टिंग की है और संकेत करती है। हालांकि अदालत में सुनवाई इस चरण में जारी रहेगी। आपको बता दें, समर्थन में ग्रेटा ने भी ट्वीट किया था। स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने शुक्रवार को दिशा रवि के समर्थन में ट्वीट किया। दिशा की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद किए गए अपने ही इस ट्वीट में ग्रेटा ने कहा, बोलने का अधिकार और शक्तिपूर्ण प्रदर्शन व जमावड़ा जमा रहेगा।
आखिरकार चीन ने भी माना कि उनके सैनिक मारे गए थे। रुक करते खबरों की ओर। ये खबर आ रही है चीन से कि चीन ने माना है कि उनके सैनिक भी मारे गए थे। चीन ने आधिकारिक तौर पर पहली बार माना है कि गलवान घाटी में बीते साल 15 जून को भारतीय सेना के साथ झड़प में उसके 5 सैनिक भी मारे गए थे। इनमें एक अफसर और 4 जवान थे। चीन की सेना के आधिकारिक अखबार पीएलए डॉली के शुक्रवार की एक खबर के मुताबिक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना ने उन 5 सैन्य अधिकारियों के जवानों को याद किया और उन्हें विभिन्न अपराधियों से नवाजा। आपको बता दें, उपाधियों से नवाजा गया और उनको जो क्रम पहाड़ियों पर तैनात थे और जून 2020 में गलवान घाटी में भारत के साथ सीमा पर संघर्ष में मारे गए थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए डेली की खबर के हवाले बताया कि गलवान घाटी में झड़प के दौरान मरने वालों में पीएलए की शिनजोंग सेना ने कमान के रेजिमेंट कमांडर क्वी फबाओ भी शामिल थे। वहीं भारत और चीन की सेना के बीच सीमा पर गतिरोध के हालात पिछले वर्ष मई से बनने शुरू हो गए थे, जिसके बाद पैंगोंग झील में क्षेत्र में दोनों ओर के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसके बाद दोनों ही पक्षों में सीमा पर हजारों सैनिकों तथा भारी भरकम हथियार और युद्ध सामग्री के तैनाती भी थी। वहीं गलवान घाटी में 15 जून को हुई झड़प के दौरान भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। कई दशकों में भारत चीन सीमा पर हुआ यह सबसे गंभीर संघर्ष था। दिल्ली दंगे में 137 उपद्रवी पहचाने गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली दंगे में एफआरएस तकनीक से पहचाने गए हैं 137 उपद्रवी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में दर्ज 755 से ज्यादा मामलों की जांच के लिए तकनीक का व्यापक इस्तेमाल करते हुए 1818 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस प्रमुख एसएन श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें से 137 उपद्रवियों की पहचान एफआरएस के जरिए की गई है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड का मिलान किया गया। साथ ही 231 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया। वही 94 मामले में छानबीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीरों का इस्तेमाल हुआ। इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे और 580 लोगों घायल हो गए थे। अगली खबर हमारे व्हाट्सएप से रिलेटेड सामने आ रही है। आपको बता दें, आपके व्हाट्सएप पर गोपनीयता प्रतिबद्धता से सरकार को अवगत कराया गया है। तत्काल संदेश भेजने वाले ऐप व्हाट्सएप ने अपने विवादास्पद गोपनीयता नीति को आगे बढ़ाने का फैसले की घोषणा कुछ ही घंटों बाद शुक्रवार को कहा कि उसने व्यक्तिगत बातचीत की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता सरकार के अवगत करा दिया है। वहीं व्हाट्सएप ने पिछले महीने जारी नए गोपनीयता नीति अपडेट में कहा था कि उपयोगकर्ता के डेटा को मूल कंपनी फेसबुक और समूह की अन्य कंपनियों के साथ साझा कर सकती है। इसके बाद कंपनी विवादों पर घिर गई है और भारत सरकार ने भी व्हाट्सएप को तलब कर सवाल पूछे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का लंबा सिलसिला जल्द शुरू होने वाला है। आपको बता दें, उत्तर भारत के पहाड़ों पर जल्द ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने वाला है। पहाड़ों पर बर्फबारी मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ के चलते होती है। इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ की एक लंबी श्रृंखला उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में दिखाई देगी। इस श्रृंखला की पहली कड़ी 20 फरवरी को दस्तक देगी, जिससे आगामी कई दिनों तक वर्षा और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। यह गतिविधियां जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड तक अपेक्षित है। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर इस तरह के मौसम से मैदानी इलाकों पर प्रभाव पड़ने की संभावनाएं हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य शुष्क मौसम ही बरकरार रहेगा। ब्लू लाइन मेट्रो रविवार को बाधित रहेगी। आपको बताते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। ब्लू लाइन मेट्रो रविवार को बाधित रहेगी। रविवार यानी 21 फरवरी की सुबह ब्लू लाइन द्वारका मेट्रो स्टेशन पर निर्धारित ट्रैक का मरम्मत व रखरखाव का काम शुरू होगा। इसके कारण आंशिक रूप से सेवाएं बंद रहेंगी। इस लाइन पर ट्रेन सेवाओं को संक्षिप्त रूप से बदलाव किया जाएगा। मेट्रो यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इसके हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनाएं।
रविवार को जनकपुरी पश्चिम से द्वारका खंड तक चल रहे ट्रैक के रखरखाव के कारण सेवाएं रद्द करेंगी। बाकी जगह ट्रेन सेवाएं रविवार समय सारणी के हिसाब से चलेंगी। वहीं मोटे तौर पर रविवार की समय सारणी के अनुसार इस लाइन के नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक खंड तक यात्रियों को इस बारे में सूचित करने के लिए दौरान स्टेशनों और ट्रेनों के भीतर नियमित घोषणाएं भी की जाएंगी। यदि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी व वैशाली से द्वारका की ओर जा रहे हैं तो जनकपुरी पश्चिम खंड तक एक लूप में उपलब्ध रहेगी। रविवार को ब्लू लाइन पर ट्रेन सेवाएं सुबह 9:30 बजे से उपलब्ध रहेंगी। लाल किले हिंसे में 200 संदिग्ध की तस्वीर जारी हो गई है। आपको बता दें इस खबर के बारे में विस्तार से। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुई हिंसा के दौरान सीसीटीवी फुटेज में आए करीब 200 लोगों को फोटो पुलिस ने जारी कर दिए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस का दावा है कि इनकी पहचान के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बता दें कि साथ ही पुलिस ने मामले में आपराधिक साजिश के साथ लाल किले में डकैती सहित कोतवाली थाने में 10 से ज्यादा विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। धारा 395, 397, धारा 120 जैसी गंभीर आपराधिक धाराएं भी शामिल की गई हैं। आरोप के मुताबिक लाल किले के अंदर आपराधिक साजिश के तहत डकैती डाली गई और वहां से कुछ सामान भी ले जाया गया। गणतंत्र दिवस के हिंसे पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जानी है। वहीं संस्कृत मंत्रालय की नुकसान की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस और एफआईआर दर्ज करेगी। बताया जा रहा है कि 5 अधिकारियों की टीम रिपोर्ट तैयार कर रही है। वहीं पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान करने में तेजी से जुटी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए के पार हो गया है तो वहीं डीजल 80 रुपए के पार हो गया है। आपको बता दें इस खबर के बारे में विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई, जबकि डीजल का दाम 80.60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 11वें दिन बढ़ोतरी की है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 31 पैसे लीटर और डीजल में 33 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90.19 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 96.62 रुपए हो गई है। इसी तरह डीजल का दाम अब दिल्ली में 80.60 रुपए हो गया है। वहीं प्रति लीटर मुंबई में 97.62 रुपए प्रति लीटर है। तेल कंपनियों ने यह बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद की है। भारत अपनी 85% तेल संबंधी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। वहीं वैश्विक बाजार में ब्रेंट तेल गुरुवार को $65 प्रति बैरल के भाव को पार कर गया था। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल की खुदरा कीमत में 3.24 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जबकि डीजल के दाम में 3.47 रुपए प्रति लीटर हुई है। मोदी का कहना है कि भारत में सौर ऊर्जा 6 साल में दुगुनी हुई है। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि शुक्रवार को उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मजबूती से मुकाबला सुनिश्चित करने के लिए भारत सौर ऊर्जा को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि किसानों को सौर ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केरल में बिजली और शहरी क्षेत्र की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में पिछले 6 सालों में 13 गुना वृद्धि हुई। आपको बता दें कि केरल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को भारत बहुत महत्व दे रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मजबूत लड़ाई सुनिश्चित करती है। इससे हमारे उद्यमियों को भी बल मिल सकता है और अन्नदाताओं को ऊर्जादाता बनाने के लिए किसानों की सौर ऊर्जा को जोड़ने की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के माध्यम से भारत विश्व को एक मंच पर ले आया है।
गुड मॉर्निंग भारत शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।